कल तक जो चिकन या मीट आप अपने प्लेट में खाते थे वो किसी न किसी जानवर से आता था, लेकिन अब जो मीट आप खाने वाले हो वो किसी जानवर से नहीं बल्कि लैब में बना हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हो। दोस्तों, ये एक सिर्फ फूड नहीं बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो कि अब आपके प्लेट तक आ चुका है। एक तरफ देश और दुनिया में मीट कंजप्शन रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है, जिसके लिए करोड़ों जानवरों को मारा जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ साइंस ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया है जो सुनने में आपको फ्यूचरिस्टिक जैसा लगेगा। यानी कि दोस्तों, अब लैब के अंदर मीट बनाया जा रहा है बिना किसी जानवर को मारे, बिना किसी फार्मिंग के और बिना किसी ट्रेडिशनल प्रोसेस के। और शॉकिंग बात है दोस्तों कि कुछ कंट्रीज में ये ऑलरेडी सेल भी हो रहा है और लोग इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि लैब ग्रोन मीट आखिर है क्या, और लैब के अंदर इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है और क्या होगा इसका आने वाला फ्यूचर। इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं लैब ग्रोन मीट है क्या। दोस्तों, लैब ग्रोन मीट को साइंटिफिक लैंग्वेज में कल्चर्ड मीट कहा जाता है और इसका बेसिक आइडिया सिंपल है। एनिमल के बॉडी से कुछ लिविंग सेल्स को लिया जाता है और फिर उनको लैब के अंदर ग्रो किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे वो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और मसल टिश्यू बन जाता है जो एक्चुअल मीट जैसा ही होता है। मतलब जो मटन या चिकन लोग खाते हैं बिल्कुल वही चीज, लेकिन बिना किसी जानवर को मारे। इसका प्रोसेस दोस्तों काफी एडवांस होता है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो एनिमल के बॉडी से मसल सेल या फिर स्टेम सेल्स को लेते हैं, फिर उनको एक बायोरिएक्टर में डाला जाता है जहां टेम्परेचर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल किया जाता है। जिसके बाद से जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं नेचुरली और प्रोटीन फाइबर बनाते हैं और कुछ समय बाद ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बिल्कुल मीट जैसा दिखता है। यानी कि दोस्तों पूरा मीट एक मशीन के अंदर ग्रो होता है। दोस्तों, ये कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि आज के समय पर रियल वर्ल्ड में ये ऑलरेडी यूज हो रहा है। सिंगापुर दुनिया की एक ऐसी पहली कंट्री थी जहां पर की पहली बार इसको अप्रूव किया गया था और सिंगापुर के बाद यूनाइटेड स्टेट ने भी इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया था लिमिटेशंस के साथ। और कई सारी कंपनीज इस रेस में आगे बढ़ रही है जैसे कि अपसाइड फूड, ईट जस्ट एंड मोसा मीट। ये कंपनीज फ्यूचर के फूड मार्केट को टारगेट कर रही हैं। दोस्तों, आज के समय पर ग्लोबल लेवल पर मीट का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ जो प्रोटीन का कंजप्शन है और प्रोटीन का डिमांड है वो भी बढ़ते जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल 2050 तक पूरे वर्ल्ड वाइड में जो मीट का कंजप्शन है इसका जो परसेंटेज है वो 70% तक बढ़ सकता है। और दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर जब मीट का कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ेगा और इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा और वहीं पर कहीं ना कहीं ये जो लैब ग्रोन मीट है एक ऑप्शन उभर करके आ सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसलिए लैब ग्रोन मीट को एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। अब समझते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के एंगल को। दोस्तों, ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्शन हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैवी साबित होता है। वहीं पर जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है उससे मीथेन गैस निकलती है जो कि हमारे पूरे देश भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का कारण बनती है। इसके साथ दोस्तों वाटर का भी हाई यूजेज इसमें देखने के लिए मिलता है, साथ ही लैंड का भी हाई यूज होता है। साथ में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है ग्रेजिंग के नाम पर। और दोस्तों, इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए लैब ग्रोन मीट क्लेम करता है कि इन सब की वजह से इस सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। वाटर के हाई यूजेस को कम किया जा सकता है, लैंड के ज्यादा ह्यूज यूजेस को कम किया जा सकता है और साथ में जो एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मीथेन गैस के रूप में, इसको भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है और एक सॉल्यूशन के रूप में आ सकता है सबके सामने। और इन सारी समस्याओं के साथ साथ दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इमोशनल एंगल है एनिमल क्रूएल्टी। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश और पूरे दुनिया भर में हर साल लाखों करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है उनके मीट के लिए। वहां पर ये लैब ग्रोन मीट का कहना है और क्लेम करना है कि इससे इन सारी चीजों में काफी कमी देखने के लिए मिलेगी। इस सारी चीजों को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि लैब ग्रोन मीट में जो एक प्रोसेस करते हैं उसके लिए सिर्फ एक एनिमल से उनका स्टेम सेल लेना होता है, उनका बॉडी सेल लेना होता है, जिसके बाद से वो उसी सेल का इस्तेमाल करके और मल्टीप्लाई करके ये लैब में मल्टीपल और अनलिमिटेड मीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। यानी कि दोस्तों एनिमल्स की रिपीटेड किलिंग नहीं करनी पड़ती। अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो एक एनिमल से अनलिमिटेड मीट
प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट और रियलिटी चेक की। दोस्तों जब साल 2013 में पहली बार लैब ग्रोन बर्गर बना था तो इसकी कास्ट बहुत ही ज्यादा हाई थी, लगभग $3 बिलियन के आसपास थी, जो कि करोड़ों में जाता है। लेकिन आज के समय पे कॉस्ट कुछ हद तक कम है, लेकिन जब भी अगर जो कंपनी इसको प्रोडक्शन करती है, जो कंपनी इसका प्रोडक्शन बना रही है, इसका प्रोडक्ट बना रही है, वो भी जब मास प्रोडक्शन करती है तो काफी एक्सपेंसिव जाता है, जो कि आज के समय पर एक कॉमन लोगों के लिए परचेज करना कहीं न कहीं मुश्किल है। और दोस्तों जब तक इसका कॉस्ट लो नहीं होता तब तक ये कॉमन लोगों तक पहुंच नहीं सकता। और एक बात यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो मैंने इसका प्राइस और कॉस्ट बताया $3 बिलियन, और किसी पर्टिकुलर किसी एक मीट का कॉस्ट नहीं है, बल्कि पूरा उस सेटअप का कॉस्ट है जो कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए लगा था। इन सब के साथ हेल्थ एंगल भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे सेफ मानते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे बनना है, इसलिए सेफ हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का यहाँ पर कहना है और उनकी राय है कि लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट या इसका इम्पैक्ट अभी क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें ग्रोथ मीडियम्स हैं और केमिकल्स का यूज होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आगे चल करके फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट देखना अभी बाकी है। दोस्तों लैब ग्रोन मीट को लेकर के पब्लिक एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है यहाँ पर, क्योंकि लोग तो जो नेचुरल मीट होता है उसको समझते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लैब ग्रोन मीट है, जो एक टेक्नोलॉजी है, लोग इसको नहीं समझते बल्कि इसको एक आर्टिफिशियल नजर से देखते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा टफ हो जाता है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना इसको, और इसलिए साइकोलॉजी बैरियर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर कि फूड को एक इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है, इमोशंस के साथ जोड़ करके फूड को देखा जाता है, ऐसे कंट्री में इस तरह के जो मीट हैं, इस तरह के लैब ग्रोन मीट को कंटिन्यू करना या फिर उनके लिए एक्सेप्ट करना काफी स्लो प्रोसेस हो सकता है। दोस्तों लैब ग्रोन मीट को लेकर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका भी बिजनेस गेम काफी बड़ा है और काफी इंगेजिंग है। उनके लिए एक सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस गेम भी है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आ रहा है। बिग कंपनीज या बिग फूड कंपनीज जैसे कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो पूरा मीट इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है और ट्रेडिशनल फार्मर्स पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब तक जितना हमने समझा, इसके साथ साथ रिस्क और हिडन साइड भी है, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है दोस्तों तो उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी आता है। और इसलिए रिस्क इस टेक्नोलॉजी के साथ भी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये फूड प्रोडक्शन अगर इस लैब वाले टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ और पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा फूड कंट्रोल सिर्फ फ्यूज कंपनीज के पास चला जाएगा, सिर्फ कुछ कंपनियों के पास चला जाएगा। और जब इतना बड़ा कंट्रोल किसी भी कंपनीज के पास जाएगा तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि दोस्तों ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू बन सकता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से आने वाले 10-20 सालों में लैब ग्रोन मीट का इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से नेचुरल मीट को बीट कर देना या उसको रिप्लेस कर देना यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें उस समय पैरेलल तरीके से चल सकती है और धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट होगा। दोस्तों लैब ग्रोन मीट का आइडिया कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत दशक पहले हुई थी, जब साइंटिस्ट ने पहली बार उन्होंने सोचा कि जब हम सेल्स को बॉडी के बाहर निकाल करके ग्रो कर सकते हैं तो फिर हम मीट को ग्रो क्यों नहीं कर सकते। और फिर साल 2000 के अराउंड इस फील्ड में डीप रिसर्च और सीरियस रिसर्च शुरू हुआ, और फिर आगे चल करके 13 साल बाद साल 2013 में दुनिया का पहला लैब ग्रोन बर्गर दुनिया के सामने पेश किया गया। और इस प्रोजेक्ट को मोसा मीट के फाउंडर और साइंटिस्ट मार्क पोस्ट ने लीड किया था, और उस बर्गर को बनाने में सालों की रिसर्च लगी थी, और उस दिन ने फिर एक नए इंडस्ट्री का फाउंडेशन रख दिया। दोस्तों हमारे इंडिया में लैब ग्रोन मीट अभी इनिशियल स्टेज में है। कुछ स्टार्टअप्स इसमें अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल और पब्लिक एक्सेप्टेंस अभी इनिशियल फेज में है और अर्ली फेज में है। दोस्तों हमारा जो एक इंडिया है एक यूनिक मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के मुकाबले जो वेजिटेरियंस का नंबर है वो काफी हाई है, और फूड हैबिट कल्चर यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर जो लैब ग्रोन मीट का एडॉप्शन है वो काफी स्लो हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और जो यहाँ के यूथ हैं वो इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों ये एक सिर्फ मीट का टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का टॉपिक है कि हम फ्यूचर में क्या खाएंगे और किस प्रकार से इसके साथ सर्वाइव करेंगे, किस प्रकार से इसका फ्यूचर होगा, और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो इसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करेगी। इन सारी चीजों को देखना होगा कि आगे होता क्या है। दोस्तों ये एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, और सच ये है कि इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अभी शुरू हुआ है और जो आगे आने वाला है वो और भी बड़ा होने वाला है। आपकी क्या राय है इस लैब ग्रोन मीट टेक्नोलॉजी को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।